तो लीजिए सुनिए रमेश उपाध्याय जी की कहानी सफाइयाँ। प्रॉपर्टी डीलरों का धंधा ही ऐसा है साहब, भाई साहब। डेली 7-8 बजे निकलना और रात को 9-10 बजे घर वापस पहुंचना। छुट्टी वाले दिन तो और भी ज्यादा काम रहता है। काम तो मेरे को आज भी बड़ा सारा था, लेकिन मैंने सोचा जरा पता करता चलूं कि भाई साहब मेरे से क्यों नाराज हैं। सुना कल मेरे बच्चे आपसे मिलने आए थे। क्या कहते थे? यूं आप ना भी बताओ तो मेरे को पता है उन्होंने आपको क्या कहा होगा। आजकल वो मेरे सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से एक ही बात कहते फिर रहे हैं। अब तकलीफ तो मेरे को ये सुन के हुई कि आप मेरे इतने करीबी दोस्त होके भी सारी बातों को जानकर ये मानते हो कि उनकी माँ मरी नहीं, उसको मारा गया है। यूं मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहता भाई साहब। मेरे को पता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुंह पे चाहे कोई कुछ ना कहे। सोचते तो सब यही है कि मैंने अपनी बीवी को जला के मार डाला, लेकिन आपसे मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा गलत बात यही तो हो रही है कि लोग हकीकत का पता नहीं लगाते और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप तो पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, मेरे दोस्त भी हो, और खुद आके मेरे से पूछ सकते थे कि सुरिंदर बात क्या है। मैं और लोगों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो मुंह पे तो कुछ कहते हैं और पीछे कुछ। सामने आके कोई कहे भी तो दूसरी से मैं यह कह सकता हूँ कि हाँ जी करा है, मैंने किया है अपनी वाइफ का कत्ल, खुद अपने हाथों से जला के मारा है उसको, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी और सौतेली माँ उनके सर पर बैठा दी। बोलो बोलो क्या कर लोगे मेरा? पुलिस के पास जाओगे, कोर्ट में जाकर मेरे पे केस चलाओगे? जाओ चलाओ, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन भाई साहब आप भी मेरे बारे में गलत ख्याल रखोगे तो ये तो मुझे मंजूर नहीं। एक आप ही तो हो जिससे मैं दिल की बात कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे से बिल्कुल स्पष्ट और जस्ट बात करते हो। आपकी बातों में मेरे को छल कपट और स्वार्थ की बू नहीं आती। इसलिए कल बच्चों से आपके ख्यालात सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसी वक्त आपके पास आने वाला था, लेकिन रात बहुत हो गई थी और मैंने सोचा कल छुट्टी है, कल ही फुर्सत से जाके बात करूंगा। आप ये ना समझना कि मेरे बच्चों की शिकायत लगा रहा हूँ या मेरे को उनसे प्यार नहीं, लेकिन आप नहीं जानते भाई साहब, मेरे बच्चे बड़ी जालिम चीज हैं। आप ही बताओ, दिल्ली में डेली 2-4 औरतें सुसाइड करती हैं। क्या सारियों के बच्चे अपने बाप को माँ का कातिल समझ के उससे लड़ने लग जाते हैं? लेकिन मेरे बच्चे मेरे घर को ऑपोजिशन पार्टी का दफ्तर बनाए हुए हैं। घर के अंदर मेरे खिलाफ मोर्चा लगाया हुआ है, बाहर मेरे खिलाफ प्रोपागेंडा करते घूमते हैं, जस्ट अनजस्ट डिमांडें करते हैं और मेरे से लड़ते हैं। लोग कहते हैं सौतेली माँ के आ जाने से बच्चों को तकलीफ हो ही जाती है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसी कोई बात नहीं। सुमी को तो आप जानते हो कितनी स्वीट और साइलेंट नेचर वाली लड़की है। फिर वो कोई सौतेली माँ नहीं, उनकी सगी मौसी है, मौसी। बहन के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, और बच्चे भी कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, समझदार हैं। अमरीश बीए फर्स्ट ईयर में आ गया, अंजू 11वीं में पढ़ रही है और अनीता 9वीं में। तीनों को मैंने दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्कूल में डाल के पढ़ाया है। उनको तकलीफ क्या है? खाने पहनने को अच्छे से अच्छा मिलता है, घर का कोई काम उनको करना नहीं पड़ता, नौकर है आया है, जो चीज चाहते हैं दिलाता तो हूँ। कई चीजें सुमी खुद ही उनके वास्ते ले आती है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो पहले से ही था, उनके कहते ही मैंने उनको कलर टीवी ला के दिया। फिर वीसीआर भी ले आया। अमरीश को स्कूटर पहले ही दिला रखा था, लेकिन उसकी जिद पर मैंने फिएट होते होते ही नई मारुति भी खरीदी। तीनों को हर नए फैशन की ड्रेसें सिलवा के देता हूँ। जब कहते हैं 5 स्टार होटलों में ले जाकर उनको लंच और डिनर खिलाता हूँ। शिमला, कश्मीर या साउथ वगैरह घूमने जाना चाहते हैं तो इसका भी इंतजाम करता हूँ। ऊपर से तीनों को कैश पॉकेट मनी भी देता हूँ, जिसका कोई हिसाब नहीं रखता। अब आप बताओ, उनको प्यार करने में मैंने कोई कमी रखी है? फिर भी मेरे से नफरत करते हैं, सुम्मी से नफरत करते हैं और हम दोनों को अपनी माँ का कातिल बताते हैं। यूं भाई साहब कभी कभी मेरे को भी लगता है कि कसूरवार मैं ही हूँ। ना सुम्मी के साथ मेरा अफेयर होता, ना उम्मी मरती, ना बच्चे इस तरह बिगड़ते, लेकिन मेरा ख्याल आता है मैं हूँ कौन? ऊपर वाला जो चाहता है वही ना होता है। मैं बच्चों को भी यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी माँ की मौत आई हुई थी, परमेश्वर की मर्जी है, और परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कौन उसको बचा सकता था। लेकिन आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही नास्तिक है ना। ऊपर से ये जो नारी मुक्ति वाली बहनजियां पैदा हो गई हैं,
ये भी देश का भट्टा बिठाने में लगी हुई हैं। इनके ख्याल से जल के मरने वाली हर औरत मकतूल है और ऐसी हर औरत का मर्द उसका कातिल। और इन सब का असर तो बच्चों पर पड़ रहा ही है। लेकिन आप भाई साहब यकीन करो ना करो, सुम्मी को मेरे बच्चे बेकार बदनाम करते हैं। उम्मी को तो यूं भी किसी दिन सुसाइड करके मरना ही था। दुनिया में कोई सही दिमाग वाला बंदा सुसाइड नहीं करता। उम्मी, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, शुरू से ही पागल थी। पहले मेरे को इस चीज का ख्याल नहीं हुआ, लेकिन उसके मरने के बाद मेरे को ज्यों ज्यों उसकी सारी बातें याद आती गई, यकीन होता गया कि वो पागल ही थी। अब उसके पागलपन का पहला सबूत तो आप ये समझो कि एक पैसे वाले परिवार की लड़की होके उसने मेरे जैसी नाचीज बंदे से लव मैरिज करी। हालांकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब तो नहीं थे। उन्होंने मेरे को जहाँ तक हो सका अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, बीए तक पढ़ाया भी। और ये भी सही है कि जब मैं बीए में उम्मी के साथ पढ़ता था, काफी हेल्दी, हैंडसम, स्मार्ट लड़का हुआ करता था। कोई भी लड़की मेरे को प्यार कर सकती थी, लेकिन उम्मी ने अपने जैसे स्टैंडर्ड वाले लड़कों को छोड़ मेरे को प्यार किया। अरे चलो, प्यार तो होता ही रहता है, लेकिन उसने शादी भी मेरे से ही करी, जबकि मैं उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में लोअर डिवीजन कलर की था। सच कहता हूँ भाई साहब, पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ था कि वो मेरे को प्यार करती है। उसने खुद बता रखा था कि उसके फादर मरते वक्त काफी तगड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। एक्सरसाइज इंस्पेक्टरों की तो आप जानो अंधी कमाई होती है। अपनी सर्विस में काफी पैसा बनाया था उन्होंने। रानी बाग में अपना मकान तो बना ही लिया था, उत्तम नगर में एक प्लॉट भी लेकर डाला हुआ था। फिर पीएफ था, इंश्योरेंस था, फिक्स डिपॉजिट था, बैंक बैलेंस भी काफी तकड़ा ही हुआ। ऊपर से मकान का पिछला पोर्शन किराए पे चढ़ाया हुआ था, जिसका हर महीने 200-250 रुपये किराया आ रहा था। ये सब सोच सोचकर मेरे को बड़ा ताज्जुब होता था कि इतनी अमीर लड़की मेरे जैसे मामूली हैसियत वाले लड़के से प्यार क्यों करती है। आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया। सुन के वो कहती है, सुरिंदर, पैसा अपने घर में मैंने बहुत देखा है, लेकिन ये भी देखा है कि पैसा इंसान को इंसान नहीं रहने देता। पापा जी को पैसा पैदा करने की ऐसी धुन थी कि वो दिन रात उसी में खोए रहते थे। खूब कमाते थे, खूब उड़ाते थे, अक्सर घर से बाहर रहते थे और खूब शराब पीते थे। चाय जी का हम बच्चों का कोई ख्याल नहीं। अब तो हम लोगों को उनकी सूरत देखने को नहीं मिलती थी। घर आते भी थे तो नशे में टुन। चाय जी शिकायत करती तो झगड़ा, मारपीट। हम बच्चों को हमेशा डांटते ही रहते, मारते भी थे, और नशा उतर जाने पर पछताते थे, रोते थे, माफिया मांगते थे और प्यार जताने के लिए कभी खूब सारे नोट निकाल कर दे देते थे और कभी बाजार ले जाके चीजें दिला देते। बस तभी से मेरे दिल की में ये बात आ गई कि मेरे को किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी जो पैसे के पीछे पागल रहे। मैं चाहती हूँ बंदा गरीब ही क्यों ना हो, मेरे को प्यार करे, मेरे पास बैठे, मेरा सुख दुख शेयर करे। मैं ऐसे आदमी के साथ रूखी रोटी खा के भी गुजारा कर लूंगी और शिकायत नहीं करूंगी। उस वक्त भाई साहब मेरे को उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। पिक्चरों में भी इस तरह के डायलॉग मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। पिक्चर में मैंने कई बार अमीर लड़कियों को गरीब लड़कों के साथ प्यार और शादी करते देखा था। इसलिए मैं ये सोच सोच के खुश भी होता था कि देखो देखो भाई, हकीकत में भी मेरे साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन आज सोचता हूँ तो लगता है उम्मी का प्यार सिर्फ एक पागलपन था, जिसकी सजा उसको कभी ना कभी तो मिलनी ही थी। उसके पागलपन का दूसरा सबूत यह है कि वो हद दर्जे की आदर्शवादी थी। लव मैरिज कई लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने पेरेंट्स के पास पैसा होते हुए भी कोई लड़की अपनी शादी बिना दहेज के कराना चाहती हो। ये नहीं है कि उसकी मदर, जिनको वो चाई जी कहती थी, बहुत कंजूस औरत थी। और मैं तो कहता हूँ कि वो कंजूस ना होती तो शायद उम्मी की मौत इस तरह ना होती। लेकिन विधवा ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, कोई भी मैं ऐसे नहीं होती जो बेटी की शादी में कुछ भी ना दे। फिर भी चाई जी के पास तो पैसा था, दे भी सकती थी। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा मोड़ा दहेज तो देना ही था उन्होंने। लेकिन उम्मी अड़ गई। मेरे को कहती है कि अपन कोर्ट मैरिज करेंगे आगे ही, जब हमने पैसे वालों की जिंदगी नहीं जीनी तो शादी के वक्त ही क्यों अमीरी वाली शान दिखाएं। ईमानदारी की बात है भाई साहब, मेरे को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेरे पेरेंट्स को तो बहुत ही बुरा लगा, जो ये सोचकर बैठे थे कि सुरिंदर की शादी में तगड़ा दहेज मिलेगा। मैं खुद ये सोचता था कि शादी में अगर ठीक ठाक दहेज मिल गया तो नौकरी छोड़ कोई छोटा मोटा बिजनेस कर डालूं। माँ बाप ने मेरे को समझाया कि ऐसी पागल लड़की से शादी ना कर, लेकिन मैं उम्मी को वाकई प्यार करता था और उसके विचार का असर मेरे पर उस वक्त इतना गहरा था कि मैं भी आदर्शवादी बन गया। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बिना दहेज वाली शादी के लिए तैयार हो गया। और उधर
चाय जी के तो मजे आ गए। उनकी उम्मी की शादी में एक नई पाई नहीं खर्चनी पड़ी। उम्मी की मौत के बाद एक दिन नारी मुक्ति वाली बहनजियां मेरे घर के आगे प्रदर्शन करने आ गई। वो समझती हैं कि जितनी भी औरतें जल के मरती हैं दहेज के लिए जला के मारी जाती हैं। मैंने उनको अपनी शादी के वक्त ये वाक्य सुनाया था। पूछा, अगर मेरे दिल में दहेज का लालच होता तो मैं उम्मी के साथ शादी करता ही क्यों, या मैं शादी के बाद ही उसको जला के मार देता और दूसरी शादी में दहेज लेके माँ बाप को खुश कर देता और अपना कैरियर भी बना लेता। शादी के बाद मैं अगर अपने माँ बाप के साथ ही रहता तो ऐसा भी हो सकता है भाई साहब। वो लोग रोज उम्मी को ताने को दिया करते कि वो माँ के पास इतनी दौलत होते हुए भी दहेज क्यों नहीं लाई। उम्मी रोज रात को रो रो के सारी बातें मेरे को बताया करती थी। मेरे को गुस्सा आता था और मैं अपने माँ बाप से, भाई बहनों से जाकर लड़ता था। आखिर एक दिन मेरे फादर ने कह दिया, अगर तेरे लिए तेरी बीवी ही सब कुछ है तो निकल जा उसके साथ मेरे घर से। और भाई साहब, आप मेरा आदर्शवाद देखो, मैं वाकई उम्मी को साथ लेके निकल गया। लाजपत नगर में एक कमरा लेके रहने लगा। उम्मी को मैंने कहा, देख देख, तेरे लिए मैंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, अब तू ही मेरा साथ दे। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, पैसा भी चाहिए। हम लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तू बीए पास है, कोई नौकरी कर ले, मैं तेरे लिए कोशिश करता हूँ, दोनों कमाएंगे, ऐश करेंगे। उम्मी खुद सर्विस करना चाहती थी, लेकिन उसके पास दिक्कत यही थी कि वह इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। चाय जी ने बाद में सुम्मी और सतपाल को तो पब्लिक स्कूल में डाल के पढ़ाया, लेकिन उम्मी की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। यूं भी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन मैंने बीए करते वक्त इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर ली थी। उम्मी ये नहीं कर पाई और नतीजा यह हुआ कि आगे चल के उसकी अंग्रेजी से ही नहीं, अंग्रेजी बोलने वालों से भी नफरत हो गई। हाँ, हिंदी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन सर्विस में हिंदी वालों को कौन पूछता है। फिर हुआ ये कि जब तक उसकी जॉब मिलती, मेरा बेटा अमरीश पैदा हो गया और उम्मी सर्विस की बात भूल गई। घर में बच्चा आ जाए भाई साहब तो बाप को फिक्र होनी ही है। तो मैंने उससे फिर कहा, तो वो कहने लगी, सर्विस करूंगी तो बच्चे को किसके पास छोड़ूंगी। मैंने कहा, चाहे तो मेरे बाप आपके पास चल के रहे और चाहे लड़के को अपनी माँ के पास छोड़। लेकिन वो दोनों में से किसी बात के लिए तैयार नहीं हुई। तब मैंने उसको एक आइडिया दिया, क्यों ना मैं सर्विस छोड़ के कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूं। तो चाई जी से कहकर मेरे को 20-30 हजार ही रुपए उधार दिला दे। सर्विस में आजकल कुछ नहीं रखा, बिजनेस वालों के मजे ही मजे हैं। मैं जल्दी ही उनकी रकम लौटा दूंगा। उम्मी को आइडिया पसंद आया और वो चाई जी से जाके बात करने को तैयार हुई। लेकिन चाई जी तैयार नहीं, उल्टे मेरे को कहने लग गई, सुमी और सतपाल की पढ़ाई पे बड़ा खर्चा हो रहा है सुरेंदर, कोई कमाने वाला तो रहा नहीं, समझ नहीं आता कैसे गुजारा चलेगा। सुमी को उस वक्त शायद 12-13 साल की थी और सतपाल 9-10 का। दोनों बच्चे ही थे। भाई साहब, बच्चे कुछ ना कुछ खर्च तो कराते ही हैं, लेकिन बुढ़ी अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी करने में कंजूसी करती थी। उनके सामने ही उम्मी से मेरे से कहने लगी, पूछ लो इनसे, ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसते हैं कि नहीं। भाई मैं तो बुड्ढी का खेल समझ गया, लेकिन आप उम्मी का पागलपन देखो। माँ की बात सुन के अपने भाई बहन पर उसको इतना तरस आया कि रोने लग गई। उसने ये नहीं देखा कि ये सारा ड्रामा मेरे को रकम उधार न देने के लिए है। समझने लग गई कि चाई जी के पास वाकई कुछ नहीं बचा और इसके बाद उसने क्या बेवकूफ़ी शुरू की, आप यकीन नहीं करोगे। मैं सारी तनख्वाह लाके उसी के हाथ में रख देता था और वो ये जानती थी कि तनख्वाह के अलावा मेरी कोई और इनकम नहीं है। उस वक्त भाई साहब मैं भी बड़ा आदर्शवादी हुआ करता था। ऑफिस में कई लोग अपने काम निकलवाने के लिए मेरे को पैसा ऑफर करते थे, लेकिन मैं उनको डांट के भगा देता था। बड़े से बड़े अफसर को कहने पर भी कोई गलत काम नहीं करता था। कह देता, करप्शन कराना है तो आप दूसरे बाबुओं से करा लो, मैं नहीं करूँगा। और तनख्वाह उस वक्त मेरे को कितनी मिलती ही थी, 300 रुपये, 300 या कुछ और रुपये। लेकिन उम्मी पैसा हाथ में आते ही भाई बहन को ले आती थी और फिर वो कभी उनके पिक्चरें दिखाने ले जा रही है तो कभी उनको जाके होटलों में खाना खिला रही है, कभी उनको कपड़े दिला रही है, कभी कोई चीज़ खरीद के दे रही है। बस जी, हफ्ते बाद मेरे पैसे खत्म और फिर सिर पे सवार चिंता। मैंने कई बार उसको कहा, देख मैं तेरे पापा जी की तरह एक्सरसाइज इंस्पेक्टर नहीं हूँ, खर्च जरा किफ़ायत से किया करो। लेकिन उस पर तो अपनी माँ भाई बहन की मदद करने का भूत सवार हो गया था। मैं कर्ज लेता, थक जाता और वो खर्च करती ना थकती। मैं कई लोगों को जानता हूँ भाई साहब, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शादी के बाद दहेज लिए हैं। और आप भी कई लोगों को जानते होंगे जो दहेज लेके आने के लिए वाइफों को मजबूर करते हैं, टॉर्चर करते हैं और फिर भी नहीं लाके देने पर पहली वाइफ का मर्डर करके दूसरी शादी कर लेते हैं।
मैं इस तरह का आदमी होता तो चाई जी से पैसा निकलवाने के लिए उम्मी को टॉर्चर करता या उसी वक्त उसका मर्डर कर देता, लेकिन उसका ना करके भाई साहब मैंने अपना ही मर्डर कर लिया। वो इस तरह की जो सुरेंद्र कुमार अपनी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के सारे एडमिनिस्ट्रेशन में मशहूर था, एकदम करप्ट, घूसखोर और अफसरों की चमचागिरी करने वाला बंदा बन गया। मैंने रिश्वतें खाना शुरू कर दिया, अफसरों को बाकायदा उनका हिस्सा देने लग गया, उनकी चमचागिरी और दरबारदारी करने लग गया, जबकि पहले मैं भ्रष्ट अफसरों को नमस्ते तक नहीं करता था। आप हंस रहे हो? क्यों? समझ नहीं आता जब मैं मेरी ईमानदारी की बात करता हूँ लोग क्यों हंसने लग जाते हैं, जबकि उम्मी को ईमानदारी की देवी समझते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि मेरे को बेईमान बनाया किसने? उसी ने ना। शुरू में तो वो बड़ी आदर्शवादी थी, गरीबी में गुजारा करने की बात करती थी, लेकिन अमरीश के पैदा होने के बाद उसके वो सारे विचार बदल गए। 2 साल बाद अंजू के पैदा होने तक तो वो इतनी बदल चुकी थी कि मैं क्या बताऊं। अब वो ये चाहने लगी कि मैं चाई जी, सुम्मी और सतपाल को तो सपोर्ट करूं ही करूं, उस पर और बच्चों पर भी खूब खुला खर्चा करूं। उसको रोज नए सूट दिलवा दूं, साड़ियां ला के दूं, गहने बनवा के दूं, रोज पिक्चरें दिखाऊं, टैक्सियों में घुमाऊं, होटलों में खाना खिलाऊं, डिस्को कैबरे दिखाऊं। और इतना ही नहीं, उसके वास्ते शानदार कोठी बनवा के दूं, कोठी में टीवी, टेलीफोन वगैरह लगवा के दूं, चलने के लिए कार लेके दूं, बच्चों के वास्ते आया रखूं, दूसरे कामों के लिए नौकर, माली, ड्राइवर वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चे की बात आपसे देखो, कहती वो ये थी कि सब वो अपने लिए नहीं चाहती। कहती थी मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सूखी रोटी और फटे कपड़ों में गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चों को मैं दुखी नहीं देख सकती। और उधर सुमी, सतपाल भी तो मेरे ही बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करने का अपना फर्ज बनता है। मैं उसको समझाता, देख मई, तू अपनी सोच, अपनी बच्चों की सोच, चाई जी और बच्चों की फिक्र आप कर लेगी। ये सुनकर मेरे से लड़ने लग जाती। मैंने तुमको पहले ही कहा था ना, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, ऑफिस से सीधे घर आया करो। लेकिन अब तुमको मेरे से नहीं, पैसे से प्यार हो गया। रात को 10-10 बजे आते हो और खा पी के सो जाते हो। मैं अकेली 2-2 बच्चों को कैसे संभालती हूँ जो तुम पूछते तक नहीं। मदद के लिए सुमी सतपाल को बुलाती हूँ तो तुमको बुरा लगता है, कभी चाय जी से मिलने चला जाती हूँ तो तुमको बुरा लगता है। अब आप ही देखो भाई साहब, 8 घंटे ऑफिस में नौकरी करने वाला बंदा, जिसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरे भी 50 धंधे करने पड़ते हैं, कैसे अपनी वाइफ को पूरा टाइम दे सकता है? इतनी पढ़ी लिखी होके भी ये नहीं समझती कि टाइम इज मनी। वो पैसा भी चाहती है और साथ भी, और ये भी चाहती है कि हरदम मैं उसकी आंखों के सामने रहूं, बच्चों को संभालूं, उसकी माँ, भाई बहन का भी ख्याल रखूं। सुमी सतपाल अक्सर मेरे यहाँ पड़े रहते हैं, दिखाते तो यूं थे जैसे कि वो मेरे बच्चों से प्यार करने और अपनी बड़ी बहन की मदद करने आते हैं, लेकिन असल में वो अपनी ज़रूरतों से आते थे। एक कमरे वाले मकान में आप सोचो कितनी दिक्कत होती होगी उनके आ जाने से। फिर वो ठहरे अपनी खुद की कोठी में रहने वाले, हरदम मेरे पीछे पड़े रहते, जीजा जी कोई अच्छा सा मकान ले लो ना, इस कमरे में तो दम घुटता है। मैं खुद इस चक्कर में था कि दूसरा मकान लो जिसमें कम से कम 2 कमरे तो हों। कई बार मैंने चाई जी से कहा, चाई जी अपने किराएदारों को निकाल के अपना पीछे वाला पोर्शन मेरे को दे दो ना, किराया बेशक 50 रुपए ज्यादा ले लेना। लेकिन वो हर बार कह देती, ये घर भी तो तुम लोगों का ही है, यूं ही रहने आ जाओ। लेकिन बेटी जमाई से किराया लूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, बुढ़ी बड़ी चालाक है, सोचती होगी किराया तो हम पीछे वाले 2 कमरों का ही देंगे, इस्तेमाल पूरी कोठी का करेंगे। और क्या पता किराया ना ही दे या मकान पर अपना हक ही न जताने लग जाए। खैर भाई साहब, मकान लेने के चक्कर में मैं एक बात ये हुई कि मेरे को कई प्रॉपर्टी डीलरों से मिलना पड़ा, और उनको देख मेरे को आइडिया आया, यही तो वो धंधा है जिसमें पल्ले से ज्यादा कुछ लगाए बिना इंसान खूब कमाई कर सकता है। मकान, दुकान, प्लॉट वगैरह किसी और लेने वाला कोई और, आपका काम सिर्फ इतना कि दोनों को मिला के बात करवा दो और दोनों से कमीशन खा लो। बस जी, मैं एक छोटा सा दफ्तर लेके बैठ गया और आज आप मेरे को देख ही रहे हो। ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। उम्मी अपना दिमाग सही रखती तो सारा कुछ उसी का ना होता, जिंदा रहती, ऐश करती। लेकिन कोई पागल हो ही जाए तो आप क्या कर सकते हो? यूं मेरे को लगता है कि वो पागल खुद नहीं हुई, चाई जी ने उसे पागल बनाया। लेकिन बंदा खुद बेवकूफ ना हो तो क्यों पागल बने? और एक बेवकूफ़ी तो उसने की ये कि सुम्मी और सतपाल के ऊपर पैसा खर्च कर करके उनकी आदतें बिगाड़ दी। और दूसरी बेवकूफ़ी ये कि जब वो इसके पास आके शिकायत करते कि चाई जी उनको फला चीज़ नहीं दिला रही है, तो ये चाई जी से लड़ने पहुंच जाती। चाई जी कहती,
देखो मी, तू अपने बच्चों को संभाल, मेरे बच्चों को मैं संभाल लूंगी। तो इनकी शिकायतें लेके मेरे पास ना आया कर। सुनकर ये तैश में आ जाती और कहने लगती, ठीक है नहीं आऊंगी। आपको मेरी सौगंध है, जो मेरा मुंह भी देखो, लेकिन अपने भाई बहन को प्यार करने से आप मेरे को रोक नहीं सकती। मैं इनको ले जा रही हूँ, इनको जो कुछ चाहिए मैं दिलवाऊंगी। अब हुआ ये भाई साहब कि चाई जी तो ज्यादा कंजूस होती गई और सुमी सतपाल का सारा खर्चा मेरे सिर पर पड़ने लगा। कोई एक दो रोज की बात हो तो इंसान सबर भी कर जाए, लेकिन रोज रोज कोई कैसे दूसरों पर अपना पैसा लुटाता रहे। नतीजा ये हुआ कि उम्मी के साथ मेरे झगड़े होने लगे। माना मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन चाई जी भी तो कोई माड़ी हालत में नहीं है। वो खुद क्यों नहीं पैसा निकालती? उम्मी पलट के जवाब देती, चाई जी अपना फर्ज पूरा नहीं करती तो मैं क्या करूं? आखिर एक दिन मैंने उसको कह ही दिया, कभी ये भी सोचती हो कि तू अपना फर्ज मेरे पैसे से पूरा कर रही है? बस जी। भाई साहब ये सुनते ही उसको आग लग गई। बोली, रखो अपना पैसा, संभालो अपना घर, मैंने नहीं रहना और तुम्हारे जैसे कमीने के साथ। मेरे को पता होता कि तुम ऐसे निकालोगे तो मैं तभी किसी पैसे वाले से शादी कर लेती। ये कह के वो चल दी जी कहीं मरने खपने के लिए। मैं ही दौड़ के उसके पीछे गया, माफिया मांग मांग करके उसको वापस लेके आया। कह दिया जो तेरे जी में आए कर, अब मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं भाई साहब, लेकिन उसने अपनी हालत अजीब बना ली। अपने सारे शौक मौज उसने खत्म कर दिए। रानी बाग जाना बंद कर दिया, सुम्मी सतपाल को बुलाना बंद कर दिया, मेरे साथ बाहर निकलना भी बंद कर दिया। मैं कहता चल पिक्चर देखने चलती है तो कह देती तुम दिखाओ, बच्चों को दिखा लाओ, मैं इतने में घर का कुछ काम कर लूंगी। अनीता जिस साल पैदा हुई मैंने पंजाबी बाग में अपना एक मकान ले लिया और बच्चों की देखभाल और घर का काम करने के लिए एक आया भी रख ली। लेकिन उम्मी खुद ही सारे दिन काम करती, ना अच्छे कपड़े पहनना ना कोई मेकअप करना। खाना भी ऐसे बेदली से खाती जैसे कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रही हो। मैं यह सब देखकर दिल से अफसोस करता क्यों मैंने उस दिन इसके साथ झगड़ा किया। उसको खुश करने के लिए मैं रानी बाग जाके कभी चाई जी को, कभी सुम्मी को, कभी सतपाल को ले आता, लेकिन उनके आने से खुश होती, पहले की तरह प्यार से पेश आती, खुद अपने हाथों से चाय शाय बनाती, खाना खिलाती, लेकिन इसके अलावा उन लोगों पे एक पैसा भी न खर्चती। ये देख के मैं दिल में शर्मसार होता रहता और खुद ही आगे बढ़कर उन लोगों पे पैसा खर्च कर देता। ऐसी सूरत में वो मेरे को रोकती भी नहीं थी। शायद वो ये नहीं चाहती कि उन लोगों को हमारे झगड़े का पता चले। वे लोग मस्त थे और मेरे से बहुत खुश रहते। मेरे से कोई चीज मांगने में या किसी काम को कहने में उनको हिचक नहीं होती थी। सुम्मी ने बीए कर लिया तो चाई जी मेरे से कहने लगी कि सुम्मी ब्याह लायक हो गई, सुरेंद्र इसके वास्ते कोई अपने जैसा लड़का देख जो दहेज वगैरह ना मांगे। मैं कहता चाई जी आपके पास नोटों की क्या कमी है? अरे शान के साथ सुम्मी का ब्याह करो, आगे सतपाल की शादी में तगड़ा दहेज लेके सारी कमी पूरी कर लेना। लेकिन चाई जी को उम्मी की शादी मुफ्त में करके मजे आ चुके थे। यूं कि उस उम्मी की शादी के लिए पैसा निकालती। कहने लगती सतपाल को तो अपने पैरों खड़ा होने में कई बरस लग जाएंगे पुत्र, फिर मेरे को भी मेरी बुढ़ी उम्र गुजारनी है। पल्ले कुछ रहता है तो बेटे बेटी ख्याल रखते हैं, बाद में तो पूछने नहीं आते। खैर जी, मैंने सुम्मी के वास्ते कई लड़के देखे, लेकिन मेरे जैसा मूर्ख कौन मिलता। आजकल दहेज कौन नहीं चाहता। फिर बात करने वाला हुआ मैं और शादी होनी हुई चाई जी की बेटी की। लोग जानते थे दोनों की माली हालत अच्छी है और क्यों ना मुंह खल के दहेज मांगते। बड़ी कोशिश के बाद मेरे को एक लड़का मिला, करौल बाग में प्राइमरी स्कूल में टीचर था। आप जाके देख लो, बड़ा ही शरीफ बंदा, सेहत शक्ल सूरत के लिहाज से अच्छा ही है। उसका बाप सिर्फ 20,000 लेके शादी करने को तैयार था, लेकिन उसको खुद सुम्मी ने नापसंद कर दिया। कहती आप मेरी शादी एक गरीब स्कूल मास्टर के साथ कराना चाहते हैं? ऐसे के साथ मेरे को नहीं करनी शादी वादी। मैंने पूछा फिर कैसे के साथ करनी है? तो बेहिचक बोली किसी आप जैसे के साथ। तो मैंने मजाक ही में कह दिया तो कर लेना मेरे ही साथ। इस पर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा और शर्म से लाल हो गई। मजाक की बात थी, उम्मी के सामने ही हो रही थी, इसलिए मैंने सुम्मी के शर्मा जाने पर गौर नहीं किया। उम्मी को कहा देख अपनी बहन को समझा, ऐसा लड़का हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। सुम्मी अपनी बड़ी बहन को बहुत मानती थी। उम्मी जोर दे के कह देती तो सुम्मी जरूर उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती, लेकिन उसने कहा सुम्मी बड़ी हो गई, समझदार भी है, इसको वही शादी करनी चाहिए जहां इसका जी चाहे। मैंने हंसकर कहा तूने सुना नहीं, ये तो मेरे साथ करना चाहती है। इस पर उम्मी ने ही हंसकर कहा तो कर लेना, मैंने मना किया करती हूँ क्या? लेकिन इतना कहते ही सीरियस हो गई और सामने से उठकर चली गई। मैंने मजाक में सुम्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा बोल वाकई करेगी? उसने कहा पागल हो गए और हाथ छुड़ा के भाग गई।
मैं तो यह नहीं कहता भाई साहब कि मेरे गले पड़ गई थी, क्योंकि उसके वास्ते थोड़ा अट्रैक्शन तो मेरे दिल में था ही। बीए करके उसने पढ़ना छोड़ दिया था और एक तरह से मेरे ही घर आके रहने लगी। वो कोई सर्विस करना चाहती थी और मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था। उस वक्त गाड़ी तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन स्कूटर था और स्कूटर पे बिठाकर मैं उसको कभी कोई रिटन टेस्ट दिलाने ले जाता तो कभी इंटरव्यू दिलाने। शॉपिंग वगैरह भी मैं और वो साथ जाके करते, क्योंकि उम्मी ने तो मेरे साथ बाहर निकलना ही बंद कर रखा था। यहाँ तक कि दोस्तों के यहाँ पार्टी वार्टी होती तब भी वो मेरे साथ ना निकलती। एक दो बार मैं जिद करके उसको ले भी गया तो उसने मेरी बड़ी कच्ची कराई। एक तो भाई साहब 3 बच्चों के बाद उसकी बॉडी यूं ही सुडोल कुडोल हो गई थी कि दूसरे वो मेहनत बहुत ज़्यादा और अपनी केयर बहुत कम करती थी। फैशन और मेकअप से तो वास्ता ही रखना बंद कर दिया था। ऊपर से उसका वो आदर्शवादी पागलपन बड़ी दिक्कत पैदा करता। दिल से तो वो खुद को गरीब मानती थी और पैसे वालों की नीची नज़र से देखती थी, इसलिए कहीं भी झगड़ा कर बैठती। इंग्लिश बोलने वाली लेडीज के साथ तो अक्सर उसका झगड़ा हो जाता, क्योंकि खुद उसको इंग्लिश बोलना आता नहीं था और दूसरों का बोलना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसके उलट सुम्मी बिल्कुल मॉडर्न शान से इंग्लिश बोलने वाली, बड़ी ही स्वीट नेचर वाली। बाहर उसको मेरे साथ देख लोग रश्क करते, मिलने वाले एकदम इम्प्रेस्ड हो जाते। ऐसी हालत में भाई साहब किसके दिल में ख्याल नहीं आएगा कि काश यही अपनी बीवी होती। उस दिन वो जो शादी वाली बात हुई, उसके बाद तो मेरे को महसूस हुआ कि सुम्मी भी मेरे को चाहती है। फिर तो भाई साहब झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सुम्मी की शादी का ख्याल छोड़ दिया। दौड़ भाग करके उसको जॉब दिला दी और कह दिया तू मस्त रह, तू सब संभाल लूंगा मैं। लेकिन आप जिसके कहे मैं उसकी कसम खा लूं, सुम्मी के साथ प्यार करने का मतलब ये हरगिज नहीं था कि मेरे को उम्मी से बैर है या मैं उससे नफरत करता था। मर्डर का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे दिल में तो उसको छोड़ देने का भी ख्याल नहीं आया। दूसरी शादी के लिए पहली वाइफ का मर्डर वो लोग करते हैं जिनको दूसरी शादी से दहेज की उम्मीद होती है। सुम्मी से शादी करके मेरे को क्या मिलने वाला था? मेरा आइडिया तो ये था कि दोनों सगी बहनें हैं, मेरे साथ एडजस्ट कर जाएंगी। एक मकान में नहीं रह सकेंगी तो मैं सुम्मी को अलग मकान ले दूंगा। बाकी इस चीज की नैतिकता के ख्याल से तो मैं देखता नहीं भाई साहब, क्योंकि जेब में पैसा और जिसमें ताकत हो तो इंसान दो क्या कितनी ही बीवियां रख सकता है। पहले के लोग भी तो रखते थे और आज भी रखते हैं। दिल्ली में आप जितने कहो उतने लोग मैं दिखा दूंगा जिन्होंने एक बीवी के होते होते इस तरह के चक्कर चलाए कि उनकी बीवियां ऐतराज नहीं करती। लेकिन उम्मी के ख्यालात भाई साहब बहुत पिछड़े हुए थे। ज्यों ही उसको सुम्मी के साथ मेरे अफेयर का पता लगा, वो दीनहीन नौकरानी जैसी बनी रहने वाली औरत अब मेरे घर की मालकिन की तरह पेश आने लगी। नैतिकता की दुहाई देने लगी, बच्चों पर खराब असर पड़ने की बात करने लगी। एक दिन तो वो मेरे से इतना लड़ी कि उसने मेरे को कुत्ता कमीना सब कुछ कह डाला। सुमी को भी जी भरकर कोसने लगी। मैंने उसको कहा आज तू मेरे को कुत्ता कमीना कह रही है? वो दिन याद कर जब मैं एक मेहनती और ईमानदार आदमी हुआ करता था। लोग मेरी इज्जत करते थे। गरीब था लेकिन सिर उठा के चलता था। तेरे को नैतिकता का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब तू खर्चे बढ़ाती जाती थी और मेरे को गलत तरीकों से पैसा कमाने के वास्ते मजबूर करती जाती थी? आज तू अपनी बहन को भी कोसने दे रही है। ये कोसना उस वक्त देना चाहिए जब इसने एक अच्छे भले इंसान को, गरीब स्कूल मास्टर को यह कह के रिजेक्ट किया था, जब इसने कहा था कि उसको मेरे जैसा बंदा चाहिए। तू इस पे गुस्सा करने की बजाय खुश हुई थी। क्या पता इसके दिल में उसी दिन से ये ख्याल आया हो कि इसको मेरे जैसा ही बंदा चाहिए। आग लगाने वाली तो तू खुद है। मैंने समझाया, चाई जी ने समझाया, सुमी सतपाल की जिम्मेदारी अपने सिर लेके इनकी आदतें ना खराब कर। लेकिन तूने तूने किसी की नहीं सुनी। तू समझती कि भाई बहन को प्यार दे रही है, लेकिन तेरे भाई बहन तेरे से ज्यादा समझदार हैं। वो जानते हैं कि तेरे प्यार का शौक मेरे पैसे से पूरा हो रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट मेरे से ही प्यार करने लग गए। सुमी का हाल तो तू देख ही रही है। सतपाल भी मेरी इतनी इज्जत करता है कि मेरे एक इशारे पर वो अपनी माँ का मर्डर करके आ सकता है। उम्मी के मरने के बाद चाई जी ने भी बड़ा रोता पाया, लेकिन भाई साहब उस वक्त चाई जी भी कुछ नहीं बोलती थी। जब सुमी हफ्तों और महीनों हमारे यहाँ पड़ी रहती, उस वक्त वो ये सोचती थी कि चलो अच्छा है, सुम्मी सुरेंद्र की आंखों के आगे रहेगी तो इसको जॉब जल्दी दिला देगा, शादी के लिए लड़का देखने का भी ख्याल करेगा। आप कुछ भी कहो, मेरे को लगता है उम्मी की मौत के लिए चाई जी भी कम कसूरवार नहीं है। उनको अपने पैसे से इतना प्यार ना होता तो मेरे साथ सुमी का अफेयर शुरू हो जाने के बाद भी उसकी शादी किसी और के साथ हो ही कर देती। और हुआ ये भाई साहब कि मेरे से लड़ने के बाद उम्मी चाई जी के पास गई। जाके उसने कहा चाई जी मैंने अपनी शादी में आपका एक पैसा खर्च नहीं कराया। मैंने यही सोचा था कि वो पैसा सुमी और सतपाल के काम आएगा।
आज मैं आपसे दहेज मांगने आई हूँ, आप मेरे को 20,000 रुपये दो। करोल बाग वाला वो लड़का बहुत अच्छा है और उसका बाप सिर्फ 20,000 रुपये मांग रहा है। लेकिन चाई जी को तो सुम्मी की शादी मुफ्त में ही करनी थी। उन्होंने उम्मी से कहा, तू इतनी पैसे वाली है, बहन की शादी में तो तू ही 20-20 हजार लगा देगी, तो तेरे को क्या फर्क पड़ेगा। उम्मी भाई साहब पागल ना होती तो अब भी चाई जी का खेल समझ जाती, लेकिन वो बेवकूफ घर आके मेरे को कहती है, उस 20,000 मांगने वाले लड़के को बुलाकर कल ही सुम्मी की शादी कर दो। 20,000 अभी तुम दे दो और मेरे को कोई नौकरी दिला दो, मैं अपनी तनख्वाह से तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। मैंने उससे कहा, बेवकूफ की बात ना कर, समझदारी से काम ले। सुम्मी तेरी बहन है, तू उसको प्यार करती है, वो मेरे को प्यार करती है, तेरा कोई हक मारने का उसका कोई इरादा नहीं। मैं भी तेरे को घर से नहीं निकाल रहा, आराम से रह, ऐश कर। और सुनते ही वो मेरे आगे से उठ गई। मैंने सोचा गुस्से से उठ गई है। किचन में कुछ खड़कने की आवाज हुई तो मैं समझा चाशा बनाती होगी। वो तो जब उसके चीखने की आवाज आई तो मैं दौड़ा, देखा तो वो जल रही है। मैंने अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश की, देखो दाग, देखो मेरे हाथ किस तरह जख्मी हो गए हैं। खैर, अब आप बच्चों की बात सुनो। मेरा ख्याल था कि ये नई नस्ल के नौजवान लोग सब कुछ समझते हैं और मेरा ख्याल था कि वे अपनी माँ की मौत से कोई सबक सीखेंगे, लेकिन ये मेरे को लगता है उम्मी वाले आदर्शवाद से लेके ही पैदा हुए हैं। सुम्मी और सतपाल भी नौजवान है, लेकिन जमाने के साथ चलते हैं। सुम्मी तो मेरे साथ खुश है, सतपाल को मैंने अपने धंधे में लगा लिया। ये सही है कि उसको जरा लीडरी का चस्का लग गया है। लीडरी में आजकल वो आगे निकलता है, जो कानून वगैरह की परवाह ना करता हो। अव्वल तो कानून कमजोर लोगों के लिए होता है, फिर लीडरान तो खुद कानून बनाने वाले होते हैं। कानून के भरोसे बैठे रहे तो चला चुके इतना बड़ा देश। आजकल तो भाई साहब, जिसके हाथ में हथियार है उसी के हाथ में अधिकार है। मैंने अपने बेटे से कहा, अमरीश तू ये दिन रात किताबें पढ़ पढ़ कर आंखें क्यों खराब करता है। माना कि तू क्लास में अव्वल आ जाता है, इसी तरह लगाकर पढ़ता रहा तो कॉलेज में टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी में भी टॉप कर लेगा, लेकिन इतनी मेहनत करने का फायदा। आगे चल के सर्विस तो तेरे को करनी नहीं, मेरा बिजनेस ही संभालना है। मस्त रहे, अपने मामा को ही देख कितना पढ़ा है, फिर भी देखना वो बड़ा लीडर बनेगा, युवा नेता तो बन ही गया है। लेकिन मेरा बेटा तो अपनी माँ की तरह उल्टी खोपड़ी वाला है। बेटा ही क्या, बेटियां भी वैसी निकल रही हैं। मेरे तीनों बच्चे मेरे से नफरत करते हैं। सुम्मी से नफरत करते हैं, सतपाल से नफरत करते हैं, मेरे को मर्डरर कहते हैं, सुम्मी को बच्चलन कहते हैं और सतपाल की तो वो सूरत देखना नहीं चाहते, उसको गुंडा, बदमाश और ना जाने क्या क्या कहते हैं। आप कहोगे तो मैं सतपाल का किस्सा बीच में क्यों ला रहा हूँ। वो मैं इसलिए ला रहा हूँ कि मेरे बच्चे ये समझते हैं कि मैंने सतपाल के हाथों उनकी माँ का मर्डर कराया। भाई साहब आप ही सोचो, कोई सगा भाई अपनी सगी बहन की मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी उस बहन का जो जीते जी उन पर जान देती थी। लेकिन वो कहते हैं कि जिस रात उनकी माँ मरी सतपाल मेरे घर में ही था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उसने शाम को मेरे साथ बैठकर शराब पी। बताओ, शराब पीना कोई जुर्म है। सतपाल तो अक्सर मेरे साथ बैठकर पीता था, कोई नई बात थोड़ी ना हुई है। और जिस वक्त उम्मी ने सुसाइड किया, सतपाल तो कभी का वहां से खाना वाना खा के जा चुका था। मैं हजार तरह से समझा चुका, लेकिन मेरे बच्चों ने एक कहानी बना ली और उसको हर जगह सुनाते फिरते हैं कि उनकी माँ मरी नहीं, उसको मारा गया है। वो तो पुलिस तक भी पहुंच गए थे। मेरे पास पैसा और सतपाल का रसूख ना होता तो भाई साहब हम लोगों को हथकड़ियां पड़ गई होती। ऐसे ऐसे मेरे कट्टर दुश्मन हैं मेरे बच्चे। पुलिस से कुछ नहीं करा सके तो घर घर जाके मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब देखो नकल आपके पास भी पहुंच गए। घर में तो मेरा हाल बेहाल कर रखा है उन्होंने। पिक्चरों में क्या डायलॉग होते होंगे ना जो मेरी बेटियां मेरे से बोलती हैं। डायलॉग राइटर का तो मेरे को नहीं पता, पर डायरेक्टर का पता है। वो है हमारे सुपुत्र श्रीमान अमरीश कुमार, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी हाउस। अभी पिछले महीने की बात है। एक दिन मैंने बड़े प्यार से उसको बुला के अपने पास बिठाया और कहा, बेटा अमरीश कुमार, मेरे को दिख रहा है तू भी किसी दिन बड़ा लीडर बनेगा, लेकिन एक बात सुन ले पुत्र, ऑपोजिशन में आने के लिए पोजीशन को छोड़ना पड़ता है। और जो तू ये सोचता है ना कि तेरा बाप तेरी माँ का कातिल है, तेरा और तेरी बहनों का दुश्मन है, तो मर्द बच्चों की तरह एक काम कर, कोई काम धंधा पकड़ ले, अलग मकान ले ले और अपनी बहनों को साथ लेके चला जा। मेरे बाप से नहीं बनी थी तो मैं उसका घर छोड़ के निकल पड़ा। लेकिन पता है भाई साहब, उस मर्द के बच्चे ने क्या किया? अगले रोज बाजार जाके नींद की इतनी सारी गोलियां ले आया और एक सुसाइड नोट लिखा कि रात को हम तीनों भाई बहन इन गोलियों को खा के हमेशा के वास्ते सो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे अपनी माँ की तरह बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं कि मर जाने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने सुसाइड नोट को गोलियों के पैकेट से दबा के टेबल पे इस तरह रख दिया कि मेरी या सुम्मी की नजर उस पर पड़े, और लो जी, ड्रामा कर गया काम। मैं और सुमी बच्चों की अदालत में मुजरिमों की तरह पेश हुए, कान पकड़ के माफी मांगी और बच्चों को जो जी में आए करो,
हम दोनों अब तुम्हारे से कुछ नहीं कहेंगे। हम तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम हमारे माँ बाप हो। हम खूनी है, कातिल है, जालिम है। जूतियाँ निकाल के हमारे सिर पर मारो, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, जो चाहे सजा दे दो, पर ये सुसाइड वाली बात आगे से कभी नहीं करना। और उस रोज के बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा। दिल से में दुखी होता हूँ, रोता हूँ, लेकिन चुप करके उनकी गालियां खाता रहता हूँ। फिर भी जो कुछ कर सकता हूँ किए जा रहा हूँ। सुमी भी रोती है, वो चाहती है बच्चे उसे माँ कहें, माँ समझे, लेकिन वो जानबूझ के उसको मम्मी नहीं आंटी कहते हैं। प्यार नहीं करते, बात बात पे जलील करते हैं। टोकता हूँ तो मेरे से ही लड़ते हैं। पड़ोसियों को सुना सुना कर ऊंची आवाज में रोते हैं। रिश्तेदारों और जानने वालों से जा जाके शिकायत लगाते हैं। और मजे की बात देखो, उस कंजूस बुड्ढी से जाके हमदर्दी जताते हैं, क्योंकि सतपाल बड़ा होके उसको उसकी कंजूसी की सजा देने लग गया। जवान लड़का है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, उसको पैसा चाहिए। बुड्ढी इनकार करती है तो ठुकाई करके छीन लाता है। यूं इसकी अच्छी बात नहीं मानता भाई साहब, लेकिन ये माँ बेटे के बीच का आपसी मामला है, मैं उसमें दखल देने क्यों जाऊं। बच्चों से भी यही कहता हूँ, लेकिन मेरी वो सुनते कहाँ है। वो इतने बिगड़ गए हैं कि मेरे को डर लगने लगा है कहीं ये ब्लैकमेलर वगैरह ना हो जाए। मगर दिक्कत भाई साहब ये है, पर आप जैसे लोगों की मॉरल सपोर्ट भी उन्हीं को ही मिलती है। अब दोस्त तो आप मेरे हैं, बच्चों के तो नहीं।